दिन भर तारीख 22 अप्रैल दिन शुक्रवार। मैं हूं मोहन लाल शर्मा। मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मुलाकात में हुए कई समझौते। बोरिस जॉनसन बोले, दोस्ती भावी पीढ़ी के विकास में सहायक। As India celebrates its 75th year of independence, I am filled with optimism about the years ahead and the depth of the friendship between our countries. भारत और ब्रिटेन के बीच समझौते के क्या है मायने और विवेचना में आज कहानी खलनायकों के लॉयन अजीत की। अजीत साहब उस तरह के मर्दों में से थे जिनकी सोहबत में औरतें खतरा नहीं महसूस करती थी। बहुत सहज होके उनके साथ बात करती थी क्योंकि वो कभी भी डिग्निटी से गिर के मजाक करना तो दूर रहा, बात नहीं। शाम के 7:30 बज चुके हैं और आप सुनना शुरू कर चुके हैं बीबीसी हिंदी सेवा का डिजिटल कार्यक्रम दिन भर। स्वागत, अभिनंदन। फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे समस्त श्रोताओं का पहले मुख्य समाचार। जम्मू के सुंजवान इलाके में सीआईएसएफ जवानों पर बस पर चरमपंथियों ने हमला किया है। सीआईएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि मॉर्निंग शिफ्ट में काम करने वाले 15 जवानों को लेकर जा रही बस पर तड़के चड्ढा कैंप के पास हमला किया गया। इसके बाद हुई मुठभेड़ में 2 चरमपंथी मारे गए, साथ ही 1 जवान की मौत हो गई, 4 जवान घायल हो गए। ये मुठभेड़ ऐसे वक्त हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं। उनके इस दौरे के मद्देनजर राज्य में सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं। मुठभेड़ के बाद सतर्कता बरतते हुए इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवा और स्कूलों को दिन भर के लिए बंद कर दिया गया। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के सदस्य इल्हान उमर के पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के दौरे को अमेरिका ने गैर आधिकारिक निजी दौरा करार दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के काउंसलर डेरेक शॉलेट ने बताया कि ये इल्हान का गैर आधिकारिक निजी दौरा था। जहां तक अमेरिकी सरकार की नीति में बदलाव की बात है तो उनका इस दौरे से किसी और उसकी नीति से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले गुरुवार को भारत सरकार ने इल्हान उमर के 5 दिवसीय दौरे की निंदा की थी। भारत ने कहा था कि उनके इस दौरे से भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है। भारत ने उनके इस दौरे को संकीर्ण मानसिकता की राजनीति बताया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से भारत की तारीफ की है। लाहौर में एक रैली में इमरान खान ने एक बार फिर से भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का जिक्र किया और उसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का सहयोगी देश है, लेकिन वो रूस से तेल आयात कर रहा है क्योंकि उसकी विदेश नीति अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। इमरान खान ने पाकिस्तान की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारी विदेश नीति दूसरे लोगों की बेहतरी के लिए है। चीन की वित्तीय राजधानी माने जाने वाले शंघाई में अधिकारियों ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन नियमों को लागू करने के लिए और कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। नए कदमों में कोरोना संक्रमित लोगों के घर के बाहर इलेक्ट्रॉनिक डोर अलार्म लगाना और साथ ही लोगों के घरों को डिसइंफेक्ट करने के लिए बाहर निकालना शामिल है। इस हफ्ते के शुरू में सैकड़ों लोगों को उनके घर से बाहर निकाला गया ताकि इमारत को डिसइंफेक्ट किया जा सके। शंघाई में लॉकडाउन लगे 5 हफ्ते बीत चुके हैं। सरकारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक शंघाई में अब तक 4 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले आ चुके हैं और 36 लोगों की मौत हुई है। विश्व बैंक के अनुसार करीब 2 महीने से चल रही रूस से लड़ाई में यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। विश्व बैंक ने शुरुआती अनुमान में ये आंकड़ा पेश किया है। हालांकि इसमें युद्ध की लगातार बढ़ रही आर्थिक लागत को शामिल नहीं किया गया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों देशों के बीच ये लड़ाई अभी जारी है, लिहाजा नुकसान के अभी और बढ़ने की आशंका है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें और अब आज का दिन भर कार्यक्रम शुरू करने का वक्त है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जैसा कि आप जानते हैं, भारत के 2 दिनों के दौरे पर हैं। 21 अप्रैल को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात गए थे और आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। दोनों के बीच रक्षा, कारोबार समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बोरिस जॉनसन ने कहा कि दोनों देशों की भागीदारी भावी पीढ़ियों के विकास में सहायक हो सकती है। As India celebrates its 75th year of independence,
I am filled with optimism about the years ahead and the depth of the friendship between our बोरिस countries. जॉनसन कह रहे थे कि अब and जबकि the भारत security आज़ादी का and अमृत the महोत्सव मना prosperity रहा है, 75 साल मना रहा है, ऐसे में दोनों देशों की भागीदारी भावी पीढ़ियों के विकास में सहायक हो सकती है। बोरिस जॉनसन ने भारत के साथ 5 क्षेत्रों भूमि, समुद्र, वायु, अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्र में सहयोग पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोनों देश नए जटिल खतरों से जूझ रहे हैं। आज की बैठक के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने मीडिया को संबोधित किया और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन का यहाँ पर आना और तब महत्वपूर्ण है जब भारत अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की थी और इस दशक में अपने संबंधों को दिशा देने के लिए हमने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 भी लॉन्च किया था। आज की हमारी बातचीत में हमने इस रोड मैप में हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आगामी समय के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक एफटीए के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी की आवाज आप सुन रहे थे। कहा गया कि ब्रिटेन भारत को लड़ाकू विमान बनाने के लिए जरूरी तकनीक मुहैया कराएगा। ये एक समझौता हुआ। जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से पूछा गया कि नीरव मोदी, विजय माल्या और खालिस्तानियों के बारे में आप क्या कहेंगे, तो जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन में एक चरमपंथी विरोधी टास्क फोर्स का गठन किया गया है और उन्होंने कहा कि वो चरमपंथी समूहों के दूसरे देशों को धमकी देने, भारत को धमकी देने बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे मामलों में यूके सरकार ने प्रत्यर्पण के आदेश दे दिए हैं। कार्यक्रम में हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष पंत को। हर्ष जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यही कि आखिरकार ब्रिटेन को क्या मिला और हिंदुस्तान को क्या मिला? देखिए, ये जो एक पार्टनरशिप है ब्रिटेन और हिंदुस्तान की, ये काफी समय से इस कोशिश ये थी कि इसको और सुदृढ़ बनाया जाए। तो मुझे लगता है जो पिछले 2 बार प्रधानमंत्री जॉनसन आना चाहते थे और कई कारणों से नहीं आ पाए, ये विजिट इस बात को दिखाती है कि दोनों साइड्स बहुत सीरियस हैं उस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने में। और कुछ जो इश्यूज, कॉन्क्रीट इश्यूज की बात हम करते आए हैं काफी समय से, चाहे वो एफटीए हो या डिफेंस पार्टनरशिप हो, उसको ऑपरेशनल करने के लिए जो निर्णय लेनी चाहिए वो निर्णय लिए जा रहे हैं। तो ये एक विजिट जो थी, एक यात्रा जो थी, वो उस दिशा में कुछ नए मापदंड तय कर रही है। इसमें इसको और इसके जो अगर आप परिणाम देखेंगे तो वो जैसा प्रधानमंत्री मोदी और जॉनसन ने कहा कि फ्री ट्रेड के बारे में ज्यादा था और डिफेंस एंगेजमेंट के बारे में ज्यादा था, तो उसको देखते हुए हिंद प्रशांत में किस तरह की पार्टनरशिप दोनों देशों की हो, इसके ऊपर काम करने की संभावना बढ़ जाती है। फाइटर जेट पर भी एक समझौता हुआ कि ब्रिटेन भारत को लड़ाकू विमान बनाने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। क्या सारे समझौतों में सबसे बड़ी बात ये है? जी, ये बहुत बड़ी बात इसलिए है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में इस बात का जिक्र कर रहे हैं। ये काफी समय से, जब से यूक्रेन का क्राइसिस खासकर हुआ है, तब से ये बात पश्चिमी देश भारत को कह रहे हैं कि अपनी हम डिपेंडेंस रूस के ऊपर कम की जाए। और भारत उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि रूस के साथ जो डिपेंडेंस है भारत की, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि रूस अपनी तकनीक जो डिफेंस के क्षेत्र में है उसको शेयर करने के लिए तत्पर रहता है। तो अगर ब्रिटिश कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज ये चाहती हैं कि वो भारत में आए और डिफेंस एंगेजमेंट करें, तो उनको टेक्नोलॉजी शेयरिंग की तरफ हाथ बढ़ाना की तरफ जाना पड़ेगा। न सिर्फ वायर सेरर रिलेशनशिप जो अभी तक रहा है, वो जो ढांचा है डिफेंस एंगेजमेंट का, उसको बदलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इस मामले में जो फाइटर जेट्स का जो एक समझौता हुआ है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे नए कुछ विस्टार्स खुल जाते हैं डिफेंस जी। बहुत संक्षेप में, यूक्रेन संकट में जो भारत की भूमिका है और जो रोल है और जिस तरह से नाटो की जो भूमिका है, इस परिप्रेक्ष्य में इस मुलाकात को कैसे देखा जाए? देखिए, 2 तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो
कि हमारे डिफरेंसेस बने हुए हैं पश्चिमी देशों के साथ। भारत एक अलग पर्सपेक्टिव है और पश्चिमी देशों का अलग है और ब्रिटेन का अलग है। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये डिफरेंसेस होने के बावजूद प्रधानमंत्री जॉनसन भारत आते हैं और एक तरह से यहाँ भारत आकर ये कहते हैं कि वो समझते हैं कि भारत का जो संबंध है यूक्रेन के साथ वो कैसा है और क्यों है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में भारत और ब्रिटेन संबंधों को एक बड़ी एक तरह से एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश है और उस कोशिश की पहल हो रही है। और दूसरी तरफ मुझे लगता है जो डिफेंस का जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जो डिफेंस एंगेजमेंट है उसमें किस तरह से नए आयाम जुड़े, वो भी इस यूक्रेन क्राइसिस के कारण हम देख पा रहे हैं और वो आगे चल के भारत और ब्रिटेन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष पंत जी। कार्यक्रम में यूक्रेन का जिक्र हुआ। यूक्रेन की राजधानी कीव में कुछ हद तक हालात सामान्य होने लगे हैं, लेकिन शहर अभी भी हाई अलर्ट पर है। मेयर ने शहर छोड़कर गए लोगों से वापस आने का आग्रह किया है। शहर के बाहरी हिस्सों में लोग रूस के द्वारा हमले की आशंका को देखते हुए लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। बीबीसी संवाददाता मार्क लोवेन की रिपोर्ट सुनिए अंजुम शर्मा से। यूक्रेन के सैनिक अपनी जमीन की रक्षा कर रहे हैं। हाथों में हथियार लिए 131वीं बटालियन के सैनिकों का लक्ष्य है कि अगर दुश्मन वापस लौटा तो उसे आगे न बढ़ने दिया जाए। कीव के जंगल में ये सैनिक गड्ढे भी खोद रहे हैं ताकि लड़ाई में छिपकर हमला करने में उसका इस्तेमाल किया जा सके। सैनिक बताते हैं कि उन्हें ग्रेट ब्रिटेन ने हथियार भेजे हैं। इनमें एंटी टैंक मिसाइल भी शामिल हैं। जब उनसे पूछा गया कि आखिरी बार आपने इन हथियारों का इस्तेमाल कब किया था, तो उन्होंने कहा कि ये गोपनीय सूचना है और वो नहीं बता सकते। आंद्री अहीव 131वीं बटालियन के कमांडर हैं। वो कहते हैं कि खतरा अभी टला नहीं है। हम अपनी लोकेशन नहीं बता सकते। खतरा अभी भी बरकरार है। उनसे पूछा गया कि मिट्टी खोद कर जो रास्ता आप बना रहे हैं, तो ये मोर्चा कितना लंबा है। उन्होंने बताया, पता नहीं, शायद 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर, मैं नहीं जानता। दरअसल कीव में सैनिक अपना डिफेंस मजबूत कर रहे हैं। उन्हें डर है कि पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के बाद रूसी यहां दोबारा हमला करेंगे। 2 महीने पहले तक कीव से परिवार इन जंगलों में पिकनिक मनाने आते थे, लेकिन अब ये नए लोगों का ठिकाना बन चुका है। कमांडर आंद्री अहीव पिछली घटना याद करते हैं। रूसी हमसे 3-4 किलोमीटर दूर थे। टैंकों और मोर्टार से हम पर गोलीबारी कर रहे थे। अगर हम प्रतिरोध ना करें और वो वापस हमला कर दें तो वो आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। वो फिर से ऐसा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कीव के लोग ये जानकर चैन से सो सकते हैं कि हम यहाँ हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लॉन्ग रेंज मिसाइलों से लगातार हो रहे हमलों के कारण कीव राजधानी में हालात सामान्य होना आसान नहीं है। जब मैं आपको यहाँ के बारे में बता रहा हूँ तो एक बार फिर हवाई हमले का इस शहर में सायरन बज रहा है। हालांकि लोगों को अब इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ये सायरन अक्सर यहाँ बजते रहते हैं, जो एक रिमाइंडर की तरह हैं कि खतरा अभी टला नहीं है। यहाँ सड़कें बंद हैं और पुलिस चेकिंग हो रही है। मेट्रो स्टेशन में अब लोग पनाह नहीं ले रहे और धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। कीव में किलेबंदी है, लेकिन डर का माहौल भी बरकरार है। तमारक तकाचुक बिजनेस करती हैं, लेकिन बिजनेस अभी धीमा है और उन्हें गहरा सदमा लगा है। यहाँ हालात डरावने हैं। मेरे हाथ अभी भी कांपते हैं। ये हमारा देश है। उन्हें यहाँ आकर हमें मारने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे डर है कि रूसी फिर वापस आएंगे या फिर इससे भी बुरा हो सकता है। वो हमारे वापस लौटने का इंतजार करेंगे, फिर हवाई हमला करेंगे। लेकिन बिजनेस अभी धीमा है और उन्हें गहरा सदमा लगा है। जो लोग लंबे वक्त के लिए यहाँ तैनात हैं, उनके लिए ये एक एहसास है उस जिंदगी का जो वो 2 महीने पहले पीछे छोड़ आए थे। तब रूस को लग रहा था कि वो बिना ज्यादा विरोध के कीव में घुसने में कामयाब रहेगा, वो भी तब जब शहर के लोग इसके रक्षक बनकर सामने आ गए। मार्क लोवेन की रिपोर्ट सुना रहे थे अंजुम शर्मा। और अब विवेचना।
मशहूर खलनायक अजीत को आज भी उनकी कड़क आवाज, बेहतरीन शख्सियत और दमदार डायलॉग डिलीवरी के लिए याद किया जाता है। उनकी जन्मशती वर्ष में उनकी जिंदगी के कई आयामों पर नजर डाल रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में। अजीत के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 70 के दशक में भारतीय सिनेमा में खलनायक की छवि को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये शख्स शिष्ट था, पढ़ा लिखा था, सूट और सफेद जूते पहनता था और उसकी क्लार्क गेबल्स स्टाइल की मूछें हुआ करती थी। अजीत का मानना था कि हिंदी फिल्मों के विलन अक्सर ऊंची आवाज में बात करते थे। अजीत ने विलन की डायलॉग डिलीवरी को एक सॉफ्ट टच दिया, जो कड़े से कड़ा फैसला लेते हुए भी अपनी आवाज ऊंची नहीं करता था। अजीत पर हाल ही में प्रकाशित किताब अजीत द लायन लिखने वाले इकबाल रिजवी बताते हैं। तो एक ज़माने में डाकू विलन हुआ करते थे। डाकुओं से भी पहले वो जमींदार जो था वो और महाजन सूद पे जो पैसा देता था, ये विलन हुआ करता था। लेकिन अजीत साहब जब विलन बने हैं 70s में, तो समाज भी बदल रहा था हमारा, अंग्रेज़ी फिल्मों का भी गहरा असर सीधा आ रहा था, और तब एक ऐसे विलन से हमारा परिचय होता है कि वो हमारे ही समाज का एक हिस्सा है। वो ऐसा नहीं है कि बंदूक उसके पास है और वो गोली मार देता है, बाल बड़े हैं, बहुत महज़्ज़ब किस्म का सूट पहने हुए, बो लगाए हुए, वो या तो किसी होटल में जो जुए खाने चलते हैं उनका लाइसेंसी मालिक है, या वो समाज सेवा करता है, लेकिन दरअसल वो है विलन और बहुत आराम से, सुकून से, इत्मीनान से बात करता है। वो इस तरह के एक विलन थे कि जिनको देख के यकीन नहीं होता कि ये आदमी भी इतना बदमाश और शैतान हो सकता है। अजीत का ददिहाल शाहजहांपुर में था, लेकिन उनका जन्म हैदराबाद में हुआ, जहां उनके पिता निजाम की सेना में काम करते थे। आजादी से पहले शरीफ घर के बच्चों को फिल्म देखने की इजाजत नहीं होती थी। इकबाल रिजवी कहते हैं, अजीत साहब को एक एडवांटेज ये मिल गई कि उनके मामू के पास हैदराबाद के 2 सिनेमा हॉलों की कैंटीन का ठेका था, तो उनके लिए कोई रोक नहीं थी। तो वो एक सिनेमा को लेके उनके अंदर एक वो जोश पैदा इस तरह से धीरे धीरे हुआ। फिर एग्ज़ाम हुए इनके और ये इन्हें पता चल गया कि मैं एग्ज़ाम में पास नहीं हो सकता, इतने ख़राब पर्चे हुए हैं, और वालिद से बहुत डरते थे, बहुत सख्त थे वो, और इन्हें था कि वो मारेंगे बहुत। एक दूसरी बात यह है कि मारने के बाद फिर मुझे फ़ौज में भर्ती कर दिया जाएगा, ये उसकी ट्रेनिंग से बड़ा घबराते थे। तब इन्होंने एक फ़ैसला करा कि मुझे चले जाना चाहिए बॉम्बे। अब माँ से कुछ पैसे लिए, किताबों इन्हें लगा कि अब ये क्या इन किताबों का हुआ, किताबें बेच दी, तो उस तरह से ये 113 रुपए लेके और ये बॉम्बे इस तरह से चले गए। बाद में कीथ डिकोस्टा को दिए इंटरव्यू में अजीत ने कहा था, जब मैं बम्बई आया तो मुझे उम्मीद थी कि सभी नामी निर्देशक जैसे केदार शर्मा, महबूब खां और वी शांताराम वीटी रेलवे स्टेशन पर बाहें फैलाकर मेरा स्वागत करेंगे। मेरे दिमाग में ये बेवकूफ़ी भरी बात घर कर गई थी कि फिल्मों में काम करने के बारे में सोचने वाला शायद मैं अकेला शख्स था। जाहिर है अजीत की उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने पठानों की जुबान पश्तो पर फिर से हाथ आजमाना शुरू कर दिया, ताकि वो फिल्म स्टूडियो और बड़े फिल्म निर्माताओं के घर पर सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने वाले अफगान पठानों को प्रभावित कर कुछ फिल्मी हस्तियों के नजदीक जा सके। बंबई में उन्होंने एक जगह 5 रुपए महीने पर किराए पर ली। अजीत ने उर्दू पत्रिका रूबी के नवंबर 1975 के अंक में यादे अय्याम इशरते फानी शीर्षक से लिखे लेख में स्वीकार किया, वो जगह इतनी छोटी थी कि मेरे जैसा 6 फीट लंबा शख्स बामुश्किल उसमें समाता था। एक दोस्त ने मुझे कुछ घरों से किराया वसूलने की जिम्मेदारी सौंपी। उसने कहा, तुम्हारा डील डॉल अच्छा खासा है, इसीलिए तुम्हें इस काम में कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन मुझे ये काम पसंद नहीं आया। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात मजहर खां से हुई, जिन्होंने मुझे अपनी फिल्म बड़ी बात में स्कूल टीचर का रोल दिया। मैंने करीब 3 सालों तक बतौर जूनियर आर्टिस्ट 6 फिल्मों में काम किया। इस दौरान मेरा नाम हामिद अली खां रहा। इसी दौरान हामिद अली खान निर्माता निर्देशक के अमरनाथ के संपर्क में आए। उन्होंने उनके साथ 1000 रुपए महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अमरनाथ ने ही उनका नाम अजीत रखा। इकबाल रिजवी बताते हैं कि अमरनाथ ने इनको ब्रेक दिया एक,
और उसी ब्रेक के दौरान उन्होंने इनसे कहा कि देखो ऐसा है, हामिद अली खान, ये नाम बड़ा लंबा हो गया, नाम सिनेमा में हमेशा ऐसा होना चाहिए कि लोगों की ज़बान पे चढ़ जाए। अजीत साहब उस वक्त काम की तलाश में थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप जैसा तय कर दें। तो उन्होंने 2-3 नाम शायद बताए थे और ये कहा था कि मुझे अजीत यार अच्छा लगता है। तो वो ये राजी हो गए, कहने लगे कि ठीक है आप कह रहे हैं तो हम यही रख के ले रहे हैं। तो वो तब से वो ऐसे अजीत हो गए कि हामिद अली खान बहुत कम लोगों को पता है कि उनका नाम है। नकारात्मक रोल में अजीत की पहली फिल्म जिसे काफी तारीफ मिली वो थी सूरज। इस फिल्म से ही प्रभावित होकर लेक टंडन ने उन्हें प्रिंस फिल्म के लिए साइन किया। अजीत ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि सूरज फिल्म से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनका एक तरह से पुनर्जन्म हुआ। 3 दशकों तक कई कैरेक्टर रोल करने के बाद 1973 में जाकर उनके पास 2 ऐसे रोल आए जिन्होंने उन्हें पूरे भारत में नई पहचान दे दी। ये दोनों रोल स्मगलर के थे और इन्हें लिखा था सलीम जावेद की मशहूर जोड़ी ने। जंजीर फिल्म में तेजा और यादों की बारात में शाकाल की भूमिका ने उन्हें बॉलीवुड के चोटी के खलनायकों की श्रेणी में ला खड़ा किया। जंजीर फिल्म का बजट बहुत बड़ा नहीं था। इस फिल्म में तेजा के रोल के लिए अजीत ने अपने ही कपड़े पहने थे। बहुत मुश्किल से किसी की तारीफ करने वाले दिलीप कुमार ने अजीत को इस रोल के लिए बधाई दी थी। अजीत ने जिस तरह तेजा का रोल निभाया उसमें एक तरह का हॉलीवुड टच था। इस तरह के विलन हिंदी सिनेमा के पर्दे पे कम होते थे। मैं कहूँ कि हॉलीवुड के अंदर इस तरह के विलन ज़्यादा होते थे। वो सफ़ेद कोट और बो लगाए हुए, लंबी गाड़ी हैं और वो जुए खानों में हैं, एक आध कोई औरत उनके साथ। ये हॉलीवुड में 40s से शुरू हो गया था। वो गेटअप अजीत साहब के लिए सलीम जावेद ने भी सोचा और अजीत साहब को भी लगा कि मैं इस तरह से अगर अपने आप को पेश करूं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वो साल 73 ऐसा था कि उसने इतनी मजबूत इनकी एक छवि बना दी कि वो फिर आखिर तक वही रही। खलनायकों पर हाल ही में छपी किताब प्योर इविल द बैड मैन ऑफ बॉलीवुड में बालाजी विट्ठल लिखते हैं। दरअसल तेजा और शाकाल नाम के शख्स वास्तव में इस दुनिया में थे। 1960 में जयंत धर्मा तेजा ने जयंती शिपिंग कंपनी की स्थापना के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपए का कर्ज लिया था। बाद में जब पता चला कि वो कर्ज लिए पैसे को अपने खाते में ट्रांसफर कर रहे थे तो वो देश से भाग खड़े हुए। सलीम जावेद ने इसी तेजा से प्रेरणा लेकर जंजीर फिल्म में अजीत का रोल लिखा था। इसके ठीक विपरीत जीपी शाकाल एक इज्जतदार व्यक्ति थे जो नासिर हुसैन की फिल्मों में पब्लिसिटी इंचार्ज थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि सलीम जावेद इस इज्जतदार शख्स का नाम यादों की बारात फिल्म में अजीत को देंगे, जो एक दंपत्ति को गोली से उड़ाकर उनके दोनों बेटों को अलग कर देता है। ये शख्स देश भर से कीमती मूर्तियों और रत्नों को चुराता है और उन्हें विदेश में रॉबर्ट जैसे लोगों को बेच देता है। शाकाल और तेजा के चरित्र की खास बात थी उनका बेफिक्र होना। उनके पास हमेशा प्लान बी रहता था और वो किसी भी बाधा से विचलित नहीं होते थे। फिल्म इतिहासकार कौशिक भौमिक कहते हैं, इन फिल्मों में अजीत का चरित्र हत्या की जिम्मेदारी हमेशा अपने गुर्गों को देता है, जबकि वो खुद उस औरत के साथ बिस्तर पर रहता है जो उसकी पत्नी नहीं है। यादों की बारात फिल्म में उनकी सफेद कलफ लगी पूरी आस्तीन की कमीजें प्रतीकात्मक हैं कि वो कभी भी अपना हाथ गंदा नहीं करता है। बालाजी विट्ठल अपनी किताब में लिखते हैं, तेजा और शाकाल के चरित्र ने अजीत को एक ग्लैमरस स्मगलर की छवि में स्थापित कर दिया। इन दोनों रोल में काफी समानताएं थीं और उन्हें लेखक ने खास तौर से अजीत के लिए लिखा था। ये साफ नहीं है कि प्रेमनाथ, अनवर हुसैन और प्राण जैसे खलनायकों के रहते अजीत को इन भूमिकाओं के लिए क्यों चुना गया। शुरू में अजीत तेजा के रोल को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे, लेकिन सलीम खान ने उन्हें ये रोल करने के लिए बहुत मुश्किल से मना लिया। जब सलीम जावेद ने दीवार फिल्म लिखी तो मुख्य विलेन का रोल वो अजीत को देना चाहते थे। इकबाल रिजवी बताते हैं, दरअसल उसमें एक सीन ये है कि अमिताभ बच्चन की महबूबा है परवीन बॉबी और उसका मार देता है उसको विलन। यश चोपड़ा साहब चाह रहे थे कि
जो गुस्सा, जो एंगर है, बगैर चीखे, बगैर डायलॉग बोले कि तूने मेरी गर्लफ्रेंड को ये कर दिया और उसके बाद फिर एक गोली मारे और 2 गोली, ये कुछ नहीं। वो सुनते ही इतने गुस्से में है वो आदमी कि वो आता है और वो वहाँ जिस हाल में है उस हाल में उसे उठा के फेंक देता है। अब वो विलन है अपनी एक और गर्लफ्रेंड के साथ बिस्तर में और वो अंडरवियर सिर्फ पहना हुआ है। अजीत साहब को एतराज़ था अंडरवियर में। उन्होंने कहा पर्दे पे मैं अंडरवियर में नहीं दिख सकता, मैं नहीं दिखना चाहूँगा। जबकि चोपड़ा साहब का ये मानना था कि ये दरअसल हमारे सीन का एक बहुत अहम हिस्सा है, तो इसलिए उन्होंने इससे इनकार कर दिया और ये रोल फिर दीवार वाला उन्होंने नहीं करा। बाद में ये रोल मदनपुरी ने निभाया। उसी साल आई फिल्म कालीचरण में उनके बोले डायलॉग सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है को उतनी ही प्रसिद्धि मिली जितनी शोले के डायलॉग कितने आदमी थे को। कि सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। अजीत अपनी सारी फिल्मों के स्टंट खुद करते थे, चाहे वो कितने भी खतरनाक क्यों ना हो। उन्होंने कभी भी स्टंट के लिए डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अजीत के बहुत जबरदस्त फैन थे। मशहूर फिल्म पत्रकार रामकृष्ण अपनी किताब फिल्म जगत में अर्धशती का रोमांच में लिखते हैं, एक दिन लखनऊ में रात 10 से 11 के बीच किसी ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो देखता हूँ कि 5 जन्ने के संपादक गिरीश चंद्र मिश्रा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ खड़े हैं। दरअसल उन दोनों में 10-10 रुपए की शर्त लगी थी और उसका जवाब पाने के लिए वो मेरे दरवाजे पर आए थे। वाजपेयी का मानना था कि अजीत शाहजहांपुर के रहने वाले थे, जबकि मिश्रा को पूरा विश्वास था कि अजीत हैदराबाद के निवासी थे। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा आप दोनों ही सही हैं। अजीत का पुश्तैनी घर शाहजहांपुर में था, लेकिन उनका जन्म और पालन पोषण हैदराबाद में हुआ था। अजीत की एक किस्मत रही कि दो प्रधानमंत्रियों से उनका वास्ता रहा। जिस कॉलेज में वो पढ़ा करते थे वहां नरसिम्हा राव उनसे 2 साल सीनियर थे। वो और अजीत एक ही हॉस्टल में रहा करते थे। अजीत को याद करते हुए उनके बेटे शाहिद अली खां कहते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन आदमी थे वो, और किसी को भी बगैर प्रीफिक्स लगाए हुए, जैसे रऊफ साहब, धर्मा जी, ये उनके अब नौकर थे सब, ड्राइवर्स जो उनके, तो उसमें एक प्रीफिक्स लगता था और बगैर उसके किसी से बात नहीं करते। और कभी किसी को मैंने नहीं देखा कि उन्होंने जो है कोई गलत बात कह दी हो या कोई दिल दुखाने वाली बात कह दी हो। वो इतने सॉफ्ट स्पोकन थे, बस जब गुस्से में होते थे खास करके मुझ पे, तो वो बात ऐसी होती थी कि शाहिद अली खान यहाँ आइए, बस। उससे ज्यादा मेरे को जब मालूम होता मेरा पूरा नाम लिया जा रहा है तो मैं समझ जाता था कि ये गुस्से में है किसी बात पे। फिर मेरा काम था उनको ले जाना लाना, ऑटो लेके चले जाते थे भाई। अब आप क्या मैं आपको बोलूं, आप अगर मुझे देर हुई तो, या उनका क्लब का टाइम था, देर हुई या मैं नहीं हुआ, वो बाहर निकले घर के, उन्होंने ऑटो वाले को बिठा दिया। वो ऑटो वाला इतना खुश, जगह जगह रोक रहा, जगह जगह लोगों को, उसके जो पहचान वाले उनको बता क्या रहा है, मतलब उनको कि भाई किसी ने पहचाना नहीं पहचाना इनको। वो कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं जो हूँ कोई बहुत बड़ी शख्सियत हूँ, मैं बहुत आला शख्सियत हूँ, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, कभी नहीं, कभी नहीं। अजीत बहुत उसूल पसंद और नफासत पसंद शख्स थे। छिछोरी बातें करना तो दूर रहा, ये पर्दे के ऊपर उस तरह के रोल नहीं एक्सेप्ट करते थे कि जिसमें थोड़ा सा छिछोरापन। ये रेप सीन से हमेशा बचते रहे कि भाई ये मेरी डिग्निटी के खिलाफ है। शायरी बहुत पसंद थी उन्हें, और इतना शायरों को वो पसंद करा करते थे कि भिंडी बाज़ार के इलाके में कई शायर उस वक़्त थे, 80s की बात है ये, जिनको वो बुलाते थे और अपने घर में नशिस्त होती थी और वो सुनते थे। और बड़ा दिलचस्प किस्सा मैंने किताब में भी दर्ज करा है। बेगम पारा ने इनके बारे में कहा था कि किसी मर्द के बारे में अगर कोई औरत कुछ कह रही है तो उसकी मर्द की पर्सनालिटी बहुत कुछ रिफ्लेक्ट होती है। तो मैंने उनसे पूछा था कि अजीत साहब को कैसा पाया आपने, तो उन्होंने कहा कि देखिए अजीत साहब उस तरह के मर्दों में से थे जिनकी सोहबत में औरतें खतरा नहीं महसूस करती थी, बहुत सहज होके उनके साथ बात करती थी, क्योंकि वो कभी भी डिग्निटी से गिर के मजाक करना तो दूर रहा, बात भी नहीं करते थे। सालों से अजीत के वन लाइनर्स जैसे मोना डार्लिंग और रॉबर्ट ने
सिनेमा प्रेमियों की कई पीढ़ियों का मनोरंजन किया है। अजीत खुद कहा करते थे कि मेरे प्रशंसक मेरे बोले डायलॉग्स के दीवाने थे। जब उन्हें ये मिलना बंद हो गए तो कुछ डायलॉग उन्होंने अपने मन से बना लिए। 1982 में जावेद जाफरी ने अजीत के डायलॉग की तर्ज पर मैगी सॉस की टैगलाइन लिखी थी, बास पास्ता सॉस। पार्ले जी बिस्किट का प्रचार भी अजीत के खास अंदाज में हुआ था। उसकी पंच लाइन थी, माल लाए हो। रेहान फजल, BBC, दिल्ली। विवेचना आपने सुन ली। और अभी बड़ी खबर अफगानिस्तान से। उत्तरी अफगानिस्तान में तालिबान के अधिकारियों का कहना है कि कुंदुज शहर में एक मस्जिद में धमाका हुआ है जिसमें नमाज पढ़ने आए कई लोग जख्मी हुए हैं। अभी तक ये साफ नहीं है कि धमाके के पीछे कौन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी काबुल में भी एक धमाका हुआ। घटना का पूरा ब्यौरा आ रहा है। ये धमाके ऐसे वक्त हुए जब एक दिन पहले ही कुंदुज और मज़ार शरीफ में भी धमाके हुए थे। मज़ार शरीफ में एक शिया मस्जिद में धमाका हुआ था और इन दोनों ही धमाकों में गुरुवार को दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस्लामिक स्टेट ने इन धमाकों की जिम्मेदारी ली है। दिन भर का ये अंक यहीं पर समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आज इस प्रोग्राम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। अब आपसे मुलाकात कल होगी जब आप होंगे, हम होंगे और कार्यक्रम होगा BBC इंडिया बोल। तब तक मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। नमस्कार।